एपिसोड 6 की शुरुआत होती है एक बहुत ही बिजी मॉल के अंदर। यहाँ हम जॉन को देखते हैं। अचानक उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है और फिर उसका ध्यान उसके गले में पहने हुए लॉकेट पर चला जाता है। ये वही लॉकेट था जो हमने एपिसोड 5 में एक दुष्कृति के गले में देखा था। जॉन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट सीन में क्लियर हो जाता है कि ये सब जॉन का सपना था। सपना खत्म होते ही सीन शिफ्ट होता है एक जंगल के बीच, जहाँ पाब्लो और एलिना जॉन की तरफ दौड़ते हुए आते हैं। इसी वक्त कैंप के बाकी लोग आर्मी के साथ गन चलाने की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं। तभी कुछ आर्मी के सोल्जर्स आते हैं और फवली को साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनका कैप्टन फवली को बुलाना चाहता था। आर्मी कैंप के पास ही जो मेडिकल कैंप था, वहाँ एलिना और एना बीमार लोगों का ख्याल रख रही होती है। उधर आर्मी का कैप्टन फवली से कहता है कि उसे पता है कि फवली एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। कैप्टन उसे एक रेडियो जैसा एम्पलीफायर दिखाता है और पूछता है, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? इसके बाद हम जॉन और उसकी बेटी क्लारा को एक साथ बात करते हुए देखते हैं। क्लारा अपने पापा से गन चलाने के बारे में सवाल करती है। जॉन थोड़ा सा हेजिटेंट लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसकी बेटी इतनी जल्दी इस सब में आ जाए। तभी फवली और लुकास आपस में बहस करते हुए वहाँ से जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर जॉन भी उनके पास चला जाता है। लुकास कहता है कि अगर फवली रेडियो को ठीक कर देता है तो बाकी जो आर्मी के ग्रुप अलग अलग जगह पर फंसे हुए हैं उनसे कनेक्ट हो सकता है, लेकिन फवली इस बात से साफ मना कर देता है। थोड़ी देर बाद इंगा, पाब्लो और उमर साथ साथ चलते हुए आ रहे होते हैं। जॉन और फवली को एक साथ देखकर उमर भी उनके पास बैठ जाता है। जॉन फिर से उन सबको उस मिस्टीरियस दुष्कृति की औरत के बारे में बताता है, जिसके गले में वही लॉकेट था। सब लोग और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी अचानक आर्मी के टावर से एक व्हिसिल बजती है और कुछ आर्मी के व्हीकल्स, उनके साथ कुछ लोग कैंप की तरफ आने लगते हैं। उन्हीं लोगों में रॉबर्टो भी होता है। रॉबर्टो को देखते ही फवली उसकी तरफ बढ़ता है। ये वही आदमी था जिसके साथ फवली ने अपने घर के बदले गाड़ी के डील किया था। रॉबर्टो को चेहरा बिल्कुल टूटा हुआ होता है। वो बस इतना कहता है कि कोई जिंदा नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है। इसके बाद सब लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं कि अब आगे कहाँ जाना चाहिए। जॉन कहता है कि जहाँ पहले जाने की बात हो रही थी उसी आइलैंड पर चला जाना चाहिए, लेकिन बाकी लोग वापस करते हैं और कहता है कि क्लारा की कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ रुकना ही सेफ होगा। जॉन थोड़ा इमोशनल होकर कहता है कि उसे एक शांत और सेफ जगह चाहिए और उसके हिसाब से आइसलैंड पर जाना ही सबसे बेटर ऑप्शन है। एक बड़े हॉल रूम के अंदर सब लोग सो रहे होते हैं। रात के टाइम होता है। जॉन अकेला हॉल से बाहर निकलकर सड़क पर चलने लगते हैं। चलते चलते जॉन नोटिस करता है कि दो अनजान लोग उसे फॉलो कर रहे हैं। जॉन रुककर उनसे पूछता है, तुम लोग मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो दोनों कहता है कि मॉल पर अटैक होने से पहले ही वो लोग यहाँ आ गया था और एक ट्रेन के बारे में बताता है। उनमें से एक आदमी बताता है कि वो लोकोमोटिव इंजीनियर है। ये बात जॉन को थोड़ी इम्पोर्टेंट लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन, फवली, उमर और पूरी टीम आर्मी के साथ एक डेंजरस मिशन पर निकल पड़ती है। अभी तक वो लोग टॉक्सिक स्नो से बच तो गई थी, लेकिन अब उन पर दुष्कृति का डायरेक्ट अटैक हो जाता है। इसी वजह से सबको मजबूरन मिशन पर जाना पड़ता है। आसमान में 2-3 वार प्लेन्स भी उड़ते हुए दिखाई देते हैं, जो सिचुएशन को और ज्यादा सीरियस बना देता है। सब लोग मिलकर एक पास के रेलवे फैक्ट्री तक पहुंचते हैं। वहां से सब ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं और थोड़ी देर बाद ट्रेन स्टार्ट हो जाती है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। सब लोग चारों तरफ अलर्ट होकर नजर रखते हैं। किसी के चेहरे पर हिम्मत होती है तो किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। थोड़ी दूर जाने के बाद ट्रेन अचानक एक जगह रुक जाती है। यहाँ ग्रुप बी के लोग ट्रेन से उतर जाते हैं और पाब्लो को भी अपने साथ ले जाते हैं, जबकि पाब्लो असल में ग्रुप ए का हिस्सा था। इसी वक्त हम फिर से उन बड़े बड़े खतरनाक कीड़े को देखते हैं और सबसे स्कैरी बात ये होती है कि ट्रेन सीधा उनकी तरफ बढ़ रही होती है। सब लोग समझ जाते हैं कि अब एक भयानक टक्कर होने वाली है, इसलिए सब लोग ट्रेन को जोर से पकड़कर बैठ जाते हैं। तभी अचानक जॉन गाना शुरू कर देता है, पहले धीरे धीरे, फिर बाकी लोग भी उसके साथ गाने में शामिल हो जाते हैं। ये सीन पूरी सिचुएशन के बीच एक इमोशनल और पावरफुल मोमेंट क्रिएट करता है। जोरदार टक्कर के बाद जब सामने के रास्ता साफ होता है तो सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, हम जीत गए। खुशी में वो लोग अपनी गन से 3 बार फायर करते हैं ताकि टीम बी को सिग्नल मिल जाए कि वो लोग सेफ है। ट्रेन थोड़ी दूर और आगे बढ़ती है, लेकिन फिर सब देखते हैं कि आगे और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। मजबूरन से सब लोग ट्रेन से उतरकर पैदल आगे बढ़ने लगते हैं। चलते हुए वो एक बात नोटिस करते हैं, वो बड़े बड़े क्रिएचर्स कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सब लोग सोचने लगते हैं कि आखिर वो लोग गए कहाँ? यहाँ पर उनके अटैक की कोई निशान भी नहीं है। इसके बाद एक सोल्जर आता है और वो ऑर्डर देता है कि इंगा को हमारे साथ चलना होगा। उमर तुरंत रिएक्ट करता है और इंगा को छोड़ना नहीं चाहता। वो क्लियरली अपसेट होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद सिचुएशन की सीरियसनेस समझकर उमर मजबूरी में इंगा को जाने देता है। एक ग्रुप आगे बढ़ते हुए क्रैश हुए एयरप्लेन के पास पहुंचता है। अंदर थोड़ी इंस्पेक्शन करने के बाद जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चारों तरफ
बहुत सारे लोग खड़े हैं और सबके हाथों में गांस होती है। इसी दौरान आर्मी का एक सोल्जर्स रेडियो पर मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है, जो भी लोग जिंदा है वो कैंपो दी मायो पहुंचने की कोशिश करे। जैसे ही सर्वाइवर्स ये मैसेज सुनते हैं वो लोग सिग्नल देना शुरू कर देते हैं। यही से एक ग्रुप भी अपनी लोकेशन का सिग्नल भेजता है। सब लोग खुशी से भर जाते हैं, लेकिन उसी वक्त एक अजीब सी चीज होती है। वो लोग एक सफेद रोशनी का गुच्छा देखते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगता। सोल्जर्स इस बात को इग्नोर करने को कहता है और बोलते हैं कि रेडियो पर फोकस रखो, टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन जॉन इस चीज को लाइटली नहीं लेता। वो सोचता है कि ये कुछ नॉर्मल नहीं है। जॉन उस लोकोमोटिव इंजीनियर से कहता है कि किसी को वहां भेजना चाहिए और चेक करना चाहिए। इंजीनियर जवाब देता है कि जो लोग प्लेन की तरफ गए थे वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, इसलिए और किसी को भेजना बिल्कुल सेफ नहीं होगा। इसके बीच ओमर, लुकास और बाकी सब लोग और ज्यादा टेंशन और वरी में आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन, फेवेली, लुकास और उमर को तब एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। सब काफी रिलैक्स मोड में होते हैं, बातें चल रही होती है और साथ साथ ताश भी खेल रहे होते हैं। गेम के दौरान उमर जीत रहा होता है और इसी बात पर लुकास अचानक गुस्सा हो जाता है। किसी को समझने का मौका मिले उसके पहले ही लुकास एक चाकू निकलता है और सीधा उमर के पेट में घोंप देता है। सब कुछ एक पल में बदल जाता है। चाकू मरते ही लुकास वहाँ से भाग जाता है। जॉन तुरंत उसका पीछा करता है। जब जॉन लुकास के पास पहुँचता है तो लुकास एक रेलिंग के पास खड़ा होता है। वो टूटी हुई आवाज में कहता है कि वो बहुत ज्यादा डर और गिल्ट में है। ये कहकर लुकास बिना रुके छत से नीचे कूद जाता है और सुसाइड कर लेता है। जॉन बस खामोशी से ये सब देखता रह जाता है। इसी बीच अचानक एक आर्मी सोल्जर्स आता है और बताता है कि यहाँ से लगभग 200 मीटर दूर कुछ गड़बड़ चल रही है। थोड़ी ही देर में दुष्कृतियों का एक ग्रुप एक साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो लोग इन सबको देख लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जैसे तैसे ये लोग वहाँ से भागकर रेलवे लाइन की तरफ पहुँचते हैं। अपनी जान बचाने के लिए सब ट्रेन के इंजन बॉगी में चढ़ जाते हैं और ट्रेन को आगे बढ़ा देते हैं। इसी दौरान जॉन और लोकोमोटिव इंजीनियर एक डिसीजन लेते हैं कि वो लोग स्टेडियम की तरफ जाएंगे, जबकि बाकी 3 लोग कैंपो दे मायो की तरफ निकल जाएंगे। इसी ग्रुप के साथ रूपेर्टो मॉस्का नाम का एक जर्नलिस्ट भी होते हैं जो लुकास और फेवेली के साथ था। वो हो रही हर एक घटना को लिख रहा होता है ताकि दुनिया को कभी न कभी इस तबाही की सच्चाई पता चल सके। इसके बाद हम जॉन और उस लोकोमोटिव इंजीनियर को साथ में देखते हैं। दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां बहुत सारे लोग भी मौजूद होते हैं और उनके साथ साथ वो बड़े बड़े कीड़े भी वही होते हैं। सिचुएशन काफी डेंजरस होती है, इसलिए वो लोग वहाँ ज्यादा देर रुकते नहीं और रास्ता बदल कर स्टेडियम की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते जॉन फिर से गहरी सोच में डूब जाता है। वो इंजीनियर से कहता है, मुझे लग रहा है कि ये सब मैंने पहले ही देख चुका हूँ, जैसे फ्यूचर्स की सारी घटनाएं मुझे पहले से पता हो। इसी बीच उन्हें एक अजीब सी जगह दिखाई देती है जो नील रंग के एक स्टेज जैसी लगती है। उस स्टेज पर एक ऐसा क्रिएचर खड़ा होता है जिसके हाथों में आम इंसान से काफी ज्यादा उंगलियां होती है। उसे देखकर ये क्लियर हो जाता है कि ये कोई नॉर्मल एंटिटी नहीं है और शायद यही सबका लीडर है। अब तक हम ये समझ रहे थे कि ये सब लोग सिर्फ दुष्कृति है, लेकिन यही पर सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में नीली रोशनी के अंदर खड़ा एक क्रिएचर ही सबको कंट्रोल कर रहा होता है। वहाँ मौजूद सारे लोग उसके कंट्रोल में होते हैं और बिल्कुल रोबोट्स की तरह उस नीले लाइट की चारों तरफ खड़े रहते हैं। यही पर एपिसोड 6 की कहानी एक बार मिस्ट्री छोड़कर खत्म हो जाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आगे क्या होने वाला है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।